अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। मैंने इसका नाम फ्लूइड मैकेनिक्स इसलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो तरह के टॉपिक्स जो है ना वो इंक्लूड होंगे। शुरू में हम थोड़ी सी बात करेंगे, वो हमारे पास रहेगी फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड। इसका कम क्वांटम होता है। फिर हम बात करेंगे और हमारी जो अगली बात होगी वो हमारे पास होगी फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड। इस चैप्टर में इसका क्वांटम ज़्यादा होता है। अगर आप ओवरऑल इंपॉर्टेंस और वेटेज के एतबार से पूछोगे तो बहुत कम वेटेज का ये चैप्टर है और बहुत कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अमूमी तौर पे इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अमूमी तौर का मतलब ये है कि हर साल जब हम पास पेपर्स एनालाइज करते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा हम लोग पास पेपर्स कैसे एनालाइज करते हैं। डिफरेंट रिक्रिएशंस देख रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। शाज़ो नादिर कभी कोई दिख जाए तो दिख जाए, वरना नहीं दिखते क्वेश्चंस। ठीक है। अब जब आप इसको अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ने के लिए जाओगे तो जितने बच्चे फेडरल बोर्ड के हैं, आपके पास जो नई किताब है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसमें ये चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से ही है। उसके अलावा जितने भी बोर्ड्स हैं सिंध को छोड़ के, उनके पास फ्लूइड डायनामिक्स है। स्टैटिक्स का पार्ट उनके 9-10 में पढ़ाया जाता है। सिंध के अंदर ये दोनों चैप्टर्स हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स, अलग 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 नामों से। ठीक है भैया। एमडी कैट के करंट सिलेबस में ये नहीं है, नम्स के सिलेबस में भी ये नहीं है। आगा खान के सिलेबस में अलबत्ता फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट शामिल है। तो अब आप में से जिसने जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है वो उसको सामने रखते हुए बैठे, और बाकी के लोग भले जाना चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास ये आता है कि जनाब सर ये फ्लूइड होता क्या है। फ्लूइड क्या होता है? अगर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो फ्लूइड जो है ना वो आप लिक्विड और गैसेस के कॉम्बिनेशन को कहते हो कि दीज टू थिंग्स आर फ्लूइड्स। अब आप बोलोगे सर इसको हम फ्लूइड क्यों कहते हैं? तो भाई साहब, एनीथिंग दैट फ्लोस, एनीथिंग दैट फ्लोस, हर वो चीज जो फ्लो करती है। एनीथिंग दैट फ्लोस, हर वो चीज जो फ्लो करती है, हर वो चीज जो क्या करती है, फ्लो करती है, उसको आप क्या कहते हो जनाब? फ्लूइड कहते हो। अब आपके पास स्टेट्स ऑफ मैटर तीन है हमारे कोर्स की हद तक। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इनमें से बहने वाली प्रॉपर्टी किस किस के अंदर होती है? तो जनाब इसके अंदर से बहने वाली प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। ठीक हो गया। सर बहने से क्या मुराद है? बहने से मुराद ये है कि आप लिक्विड या गैस को कमरे में एक कोने पे छोड़ दो, वो दूसरे कोने तक फ्लो करता हुआ खुद ही पहुंच जाएगा। आप कमरे में एक कोने पे खड़े होकर परफ्यूम लगाओ, वो दूसरे कोने तक खुद ही चला जाएगा। आप कमरे में एक कोने पे पानी बहा दो, वो दूसरे एंड तक जहां पे उसका स्लोप उसे लेके जाएगा वो खुद ही चला जाएगा। अब ये मैंने एक टेबल कॉपी किया है जिसमें कुछ बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज मेंशन है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमें ये चीज जहन में रखनी है। क्या कहता है भाई इन प्रॉपर्टीज में? कहते हैं भाई डेफिनेशन, फ्लूइड्स दैट कंफर्म टू द शेप ऑफ देयर कंटेनर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हम लोगों ने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस किया था। ठीक है। ये क्या कहता है, इसका सवाल भी माजी में आया हुआ है एक बार, कि कौन सा फ्लूइड ऐसा है जो कि पूरे गिवन शेप ऑफ द कंटेनर को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो जहन में रखिएगा वो प्रॉपर्टी सिर्फ गैसेस के पास है और किसी के पास नहीं है। क्या मतलब सर? भाई इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है ना और उस कंटेनर का वॉल्यूम आपके पास है 3 डेसीमीटर क्यूब मिसाल के तौर पे, और ये क्लोज कंटेनर है, ये कैसा है? क्लोज्ड कंटेनर है, इसके ऊपर लिड मिड लगा हुआ है, ये क्लोज्ड है, ढक्कन मक्कन लगा हुआ है इसका। ठीक है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने इसके अंदर कोई गैस भर दी, अगर आपने इसके अंदर कोई गैस भर दी, तो गैस जो है ना वो इसका कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, इसका कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी, कोई भी चीज में से नहीं छोड़ेगी। ठीक है। आप बोलोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 डेसीमीटर क्यूब के अंदर एक गैस हमने इनक्लोज की हुई है, बताओ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस क्या है? आप बोलोगे 3 डेसीमीटर क्यूब। अब इसकी कहानी अच्छे से समझो। अगर इसी सेम गैस को, इतने ही नंबर ऑफ मोल्स को मैं निकाल के एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दूं, और मान लो अब बड़ा कंटेनर कितना है, 300 डेसीमीटर क्यूब का, और मैं पूछूंगा बेटा अब बता जरा कि अब जो है ना वो इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, वो कहता है कि भाई इसने जो है अब 300 डेसीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। यानी कि आप इसको जिस भी उसमें रखोगे ये हमेशा क्या करेंगे, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेंगे। सर उसकी रीजन क्या है? भाई उसकी रीजन ये है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो बहुत मिनिमल सी होती है।
तो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं क्योंकि उनको जगह मिल रही होती है रैंडमली फ्रीली मूव करने के लिए। लिक्विड्स ये अपना फिक्स वॉल्यूम मेंटेन करके रखते हैं। क्या मतलब सर इस बात का? भाई इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो ऐसे आपके पास एक कोई कोई कंटेनर है, इसमें आपने किसी तरह पानी भर दिया, तो अब आपने अगर इस लेवल तक पानी भरा है तो भाई पानी इसी लेवल तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि पानी यहाँ से कूद के ऊपर वाली जगह पे भी चला जाएगा। मतलब पानी ऊपर की वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। तो आपने इसको जिस कंटेनर में डाला है उसके अंदर ही अपना एक फिक्स वॉल्यूम मेंटेन रखेगा, बट इट विल कंफर्म टू द शेप ऑफ देयर कंटेनर। मतलब ये शेप ऑफ द कंटेनर जरूर ऑक्यूपाई कर लेगा। क्या मतलब सर? भाई मतलब ये है कि हो सकता है आपके पास कंटेनर ऐसा हो सकता है कंटेनर आपके पास ऐसा ना हो, कंटेनर की शक्ल आपके पास किसी और तरह की हो। भाई मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसके पास कंटेनर इस तरह का है। भाई होते हैं ना ऐसे भी कंटेनर हो सकते हैं। एक कंटेनर इस तरह का है, अब इसमें उसने यही वाला पानी यहां से लाके इसमें डाल दिया, तो भाई जो पानी है वो इस तरह से हो जाएगा। अब देखो ये जो पानी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, ये देखो ये जो नीचे से पानी की शक्ल हो गई है, ये इस कंटेनर की जैसी शक्ल हो गई है। भाई आप घर में भी देखते हो गिलास की अलग अलग शक्लें आ रही होती है ना। तो अल्टीमेटली मेरे बच्चे अभी हाथ रेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जितना भी हाथ रेस करोगे मैं अभी कोई मौका नहीं दूंगा सवाल का, ठीक है? जब मैं आपको टाइम दूंगा तब आपने मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके सवाल लूंगा भी, उनका जवाब भी दूंगा। अभी तसल्ली से सिर्फ मेरी सुनते रहो, ठीक है? वरना जो चीजें मैं लिख के लाया हूँ वो आगे पीछे हो जाती हैं और वो फिर सवाल रह जाते हैं मेरे, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया एक बेसिक पॉइंट। शेप का मैंने बता दिया, गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता। सर फिक्स शेप से क्या मुराद है? भाई फिक्स शेप से मुराद ये, जैसे मेरे सामने एक पानी की बोतल रखी हुई है। अब जो मेरी पानी की बोतल रखी हुई है, ये पानी की बोतल हमेशा से ऐसी ही है जब से मैं खरीद के लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको मैं किसी डब्बे में डाल दूंगा तो ये डब्बे की शक्ल की हो जाएगी, इसको मैं किसी बास्केट में डाल दूंगा तो ये पानी की बोतल जिस तरह की हमेशा से थी वैसे ही है। मेरे पास एक माउस रखा हुआ है जो मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो माउस जिस शक्ल का मैंने खरीदा था वो उसी शक्ल का है, ठीक है? लैपटॉप मेरा जिस शक्ल का था वो उसी शक्ल का है, माइक मेरा जिस शक्ल का था वो उसी शक्ल का है। सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, गैसेस और लिक्विड कंटेनर की शेप में आ जाते हैं, ठीक है? वॉल्यूम के बारे में बता दिया। कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस की हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिव मतलब जिसको दबाया जा सके। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल क्योंकि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो दे आर फार अपार्ट, जो जितना दूर होगा उसको उतना करीब लाना पॉसिबल है। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना तो इस पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस लिक्विड्स को ही करना है। ऑल्दो के ये चीज ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से, ऑल्दो के फ्लूइड्स के अंदर हमारे पास दोनों चीजें आती हैं, लिक्विड्स भी आती हैं और गैसेस भी आती हैं, लेकिन इस चैप्टर में आप जितना भी कुछ पढ़ोगे ना, आप इसके अंदर 95%, बल्कि 95 भी कम बोला, 99% आप इसके अंदर लिक्विड्स ही पढ़ रहे होगे, ठीक है? तो लिक्विड्स के अंदर ना जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग आइडियल लिक्विड्स की बात पढ़ेंगे। तो हमारे जो आइडियल लिक्विड होते हैं ना वो बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है, ठीक है? मतलब आइडियल, जैसे आप आइडियल गैसेस पढ़ते हो ना, वैसे ही आपके पास जो आइडियल लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं ये कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा आगे, डेंसिटी, भाई इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी क्या सीन है? डेंसिटी ये होती है मेरा बेटा, आपके पास डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? डेंसिटी होती है आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी हमने ये बात तय करी थी कि जो गैसेस हैं वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, वो है कि उनका वॉल्यूम ज्यादा है और उस सेम वॉल्यूम में कम मास आया है। तो जाहिर सी बात है इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तो बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस बड़े वॉल्यूम में मास कैसा है? छोटा सा, डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है? कम है, ठीक हो गया? इसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है वो कहलाता है विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या चीज होती है? विस्कोसिटी को भी हम आगे पढ़ेंगे भी मजीद डिटेल से। विस्कोसिटी मेरा बेटा हमारे पास कहलाती है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्या कहलाती है? फ्लूइड फ्रिक्शन। अब आप बोलोगे सर फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होती है? देखो आपके पास ये जो फ्लूइड्स है ना, वो जब मूव करते हैं तो वो लेयर बाय लेयर स्लाइड करते हुए जाते हैं। क्या मतलब सर समझाएं जरा। देखो ये मान लो हमारे पास एक लेयर है, समझना मिसाल से बात समझाने की कोशिश कर। ये मान लो हमारे पास जो है ना वो एक और लेयर है। ये हमारे पास जो है ना ये लेयर है, लिक्विड्स की लेयर है मान लो ये, ठीक है? अब होता क्या है मेरे बच्चे, कहानी कुछ इस तरह से होती है कि जब एक लेयर आगे मूव करने की कोशिश करती है, जैसे मान लो ये ऊपर वाली लेयर जो है ना ये इधर जाने की कोशिश कर रही है, और ये जो नीचे वाली लेयर है ना ये क्या है? ये सरफेस के साथ इन कांटेक्ट है। मतलब मैं जैसे मान लो आपके पास कोई जमीन है, कोई टेबल है, उस पर पानी गिरा हुआ है, तो मैं ये उसकी सूरत हाल बता रहा हूँ। ये पानी है, ठीक है? ये पानी है पूरा। अब पानी में क्या होता है मेरे बच्चे? लेयर्स बनी हुई होती है। पानी में क्या होता है? लेयर्स बनी हुई है। अब मान लो ये ऊपर वाली लेयर जो है ना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती है। तो अब फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखो ये जो नीचे वाली लेयर है ये आपके पास सरफेस के साथ इन कांटेक्ट है,
तो ये अपने इनर्शियल पोजीशन की वजह से यहीं पे रेस्ट में रुके रहना चाहेगी। सही, ये आगे मूव नहीं करना चाहेगी। ऊपर वाली लेयर आगे क्यों मूव कर रही है? इसके ऊपर कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स लग रही होगी जो इसको आगे लेके जा रही होगी। अब ये जो नीचे वाली लेयर है, इसके और ऊपर वाली लेयर के दरमियान में देखो एक रिलेटिव मोशन आ रहा है। सर रिलेटिव मोशन से क्या मुराद है? भैया रिलेटिव मोशन से ये मुराद है, ऊपर वाली लेयर आगे जाना चाह रही है, नीचे वाली लेयर रेस्ट में रहना चाह रही है। तो रिलेटिव मोशन आ गया। क्या मतलब? नीचे वाली लेयर के लिहाज से ऊपर वाली लेयर आगे जाना चाह रही है, ऊपर वाली लेयर के लिहाज से नीचे वाली लेयर पीछे रहना चाह रही है। ये कहलाता है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया। अब होता क्या है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है बेसिक मैकेनिक्स के अंदर, कि जब भी कभी रिलेटिव मोशन आता है तो वहां पे एक फोर्स अमल में आती है जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन। तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर फोर्स लगाती है कि वो आगे ना जाए, और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे फोर्स लगाती है कि वो साथ में आगे जाए। यानी कि देखो, रिलेटिव मोशन को जीरो करने के लिए, भाई रिलेटिव मोशन दो ही केसेस में जीरो हो सकता है, या तो ऊपर वाली लेयर भी आगे ना जाए या नीचे वाली लेयर भी ऊपर वाली के साथ आगे चली जाए। पॉइंट समझ में आता है? रिलेटिव मोशन इसी केस में हो सकता है। भाई इसी तरह से ना, देखो अगर एक बंदे के पास 100 रुपए हैं और तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, तो दो ही तरीके हैं तुम दोनों को बराबर करने के, या तो तुम्हें भी 100 रुपए दे दिए जाए या उससे 100 रुपए छीन लिए जाए। तो दो लेयर्स हैं, एक लेयर आगे जा रही है, एक लेयर रेस्ट के अंदर है। ठीक है। अब अगर तो नीचे वाली लेयर भी आगे जाना शुरू हो जाए तो भी रिलेटिव मोशन जीरो हो गया, अगर ऊपर वाली लेयर भी रुक जाए तो भी जीरो हो गया। तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकने के लिए ताकत लगाती है, और ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को आगे ले आने के लिए ताकत लगाती है। ये जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं रिलेटिव मोशन को ओपोज करने के लिए, दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन, या इसको आप कहते हो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो उन्होंने ये चीज आपको डिफाइन की होगी कि विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। बहने की सलाहियत में जो चीज रुकावट बनती है उसको आप विस्कोसिटी कहते हो। अब खुद सोचो ना, अगर नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर पे ज्यादा ताकत लगाए, ज्यादा विस्कस हो, ज्यादा फ्लूइड फ्रिक्शन हो, तो ऊपर वाली लेयर को बहने में दुश्वारी आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, मुश्किल आएगी। तो ऊपर वाली लेयर आराम से बह नहीं सकेगी। ये होता है आपके पास। ठीक हो गया। फिर सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी के वो स्ट्रेच हो जाते हैं लाइक ए मेम्ब्रेन। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के अभी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, एक छोटा सा टॉपिक है, अभी आगे जाके आएगा। गैसेस के अंदर चूंकि कोई डिफाइंड सरफेस ही नहीं होता, इसलिए इसके पास सरफेस टेंशन नहीं होता, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास, क्योंकि लिक्विड के पास एक डिफाइंड सरफेस होता है। आप कभी भी देखोगे किसी ग्लास में आप पानी डालते हो तो उसका एक सरफेस बनता है ना ऊपर, तो वहां पे आपके पास सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। फ्री फ्लो, आपके पास जो गैसेज होती हैं वो फ्रीली फ्लो करती हैं, लिक्विड लिक्विड जो होता है वो फ्रीली फ्लो उतने आसानी से नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे आपके पास जो गैसेज हैं वो तो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो हर तरफ निकल जाती हैं, और लिक्विड जो है वो इतनी आसानी से फ्रीली मूव नहीं कर पाता। यहाँ तक मुझे बता दो, सब चीज़ क्लियर है? ये हमारे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको फ्लूइड्स का थोड़ा आइडिया हो जाए। अब हम आगे चलते हैं। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई मुश्किल बात नहीं पड़ी, 9वीं क्लास के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े। अब देखो बच्चे, हमारे पास जो अगला पहला टॉपिक है ना पढ़ने के लिए, वो हमारे पास है पास्कल्स लॉ। ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ो अभी, पहले जो है ना मेरी बात समझ लो, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। बहुत सिंपल सी मासूमाना किस्म की बात है। ये मान लो यार, हमारे पास ना एक कोई कंटेनर है, और जनाब इस कंटेनर के अंदर ना फ्लूइड भरा हुआ है। अच्छा, अब मैं पूरे चैप्टर में आगे मैं कहीं पे भी कहूं ना फ्लूइड, तो समझ जाना कि मैं गैस की बात नहीं कर रहा, मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं। ठीक है। मैं जब भी कह दूं ना फ्लूइड, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? भाई मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने डील ही लिक्विड को करना है। गैसेस को जो है ना हम अलग से डील करते हैं उसके अंदर, वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, जो मैंने आपको टॉपिक ऑलरेडी पढ़ाया है, या मैंने नहीं पढ़ाया होगा तो सर फैसल ने पढ़ाया होगा, कुछ को मैंने पढ़ाया होगा। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर जो बात समझानी है ना वो आप फील करो कि हम क्या बात पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ये इस कंटेनर के जो है ना कुछ आउटलेट्स टाइप है। ठीक है। और जनाबे वाला, इन आउटलेट्स पे ना हमारे पास लगे हुए हैं पिस्टन। इस पूरे कंटेनर में तो पानी भरा हुआ है, अब जाहिर है अगर ये आउटलेट्स खुले हुए होंगे तो पानी निकल जाएगा। सही है। ऐसे मान लो यहाँ पे हमारे पास ना पिस्टन लगे हुए हैं, पिस्टन पिस्टन, ये पिस्टन है हमारे पास ऐसे करके। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे करके पिस्टन लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे करके पिस्टन लगा हुआ है। और जनाब यहाँ पर भी हमारे पास क्या, ऐसे करके एक अदद पिस्टन, ये पिस्टन कनेक्ट हुआ है। ठीक हो गया सर, समझ में आ गई यहाँ तक की बात? आगे बताइए अब हमें जरा। अब बच्चे, सूरत हाल ये है कि ये पिस्टन जो है ना ये मूवेबल है, जैसे गैसेस के अंदर हुआ करता था हमारे पास पिस्टन मूवेबल था। अब मैंने क्या किया, गौर से सुनना, मैंने क्या किया जनाब, मैंने यहां पे इस पिस्टन पे एक सर्टेन फोर्स अप्लाई करी। सही है। मैंने क्या किया, इस पिस्टन पे एक फोर्स अप्लाई करी।
अब जाहिर है इस पिस्टन का कोई ना कोई एरिया भी होगा, सर बिल्कुल होगा। तो फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस पिस्टन। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस पिस्टन। सही है भाई, मैंने क्या किया, मैंने फोर्स अप्लाई करी और इस पिस्टन का कोई ना कोई एरिया तो होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो मैंने फोर्स अप्लाई करी इसके एरिया के ऊपर परपेंडिकुलरली, ये आपके पास कहलाएगा प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन। सही है। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो कि मैंने ये जो प्रेशर एग्जर्ट किया वो था 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अजम्पशन ले लिया, मैंने 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर स्क्वायर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मैंने प्रेशर एग्जर्ट कर दिया। भाई नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये होगा कि ये जो पिस्टन है ये अंदर जाएगा और इसके अंदर पूरा का पूरा आपके पास क्या है, इसके अंदर पूरा का पूरा आपके पास लिक्विड भरा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, ये पूरा इसके अंदर हमारे पास क्या है जनाबे वाला, इसके अंदर हमारे पास ये ऐसे ऐसे करके पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब समझ जाना ये पूरा लिक्विड है, ठीक है। अब होगा क्या जनाबे वाला हमारे पास, अब होगा ये कि पास्कल का लॉ ये कहता है कि जो आप प्रेशर अप्लाई करोगे किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के ऊपर, वो इक्वली ट्रांसमिट होगा इन एवरी डायरेक्शन। क्या होगा जनाब, वो इक्वली ट्रांसमिट होता हुआ जाएगा हर डायरेक्शन में। यानी कि ये जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, ये यही सेम प्रेशर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। यानी कि ये फ्लूइड यहां पर भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ट्रांसमिट करेगा, यहां पर भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ट्रांसमिट करेगा, यहां पर भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ट्रांसमिट करेगा। और नतीजे में आपके ये जो पिस्टन है ये ऐसे करके बाहर की डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। यानी कि आपने जो प्रेशर ट्रांसमिट किया था वो प्रेशर आपका क्या हुआ, इक्वली ट्रांसमिट होता जा रहा है हर डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अब इसकी एप्लीकेशन है वो पढ़ते हैं अभी, पहले समझ लो कि हुआ क्या है। हुआ ये, आपने 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लगाया और ये जो आपके फ्लूइड है ना, मैं फिर बता रहा हूं, हम पूरे टॉपिक में जो फ्लूइड मान के चलेंगे वो हमारा आइडियल फ्लूइड है। जैसे आइडियल गैस होती है ना, वैसे ही आपके पास ये आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड की सब प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी ये होती है भाई कि उसमें फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होती। सर वो तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। अबे तुमने मैकेनिक्स पढ़ी, उसमें मान के चलते थे ना कि फ्रिक्शन जीरो है। ऐसा कभी हो सकता है कि किसी ग्राउंड की फ्रिक्शन जीरो हो, लेकिन तुम सारी जिंदगी उस पर ब्लॉक घसीटते रहे ये मान के कि फ्रिक्शनलेस प्लेन है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, आप बोलो फ्रिक्शन नहीं लग रही। ऐसा होता था? नहीं होता था, क्योंकि आप आइडियल सिनारियोस पे काम किया करते थे। तो आप फ्लूइड भी इसी तरह आइडियल पढ़ रहे हो। आइडियल फ्लूइड में आप मानते हो फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, जीरो है, फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है सर, समझ में आ गया। फिर आप मानते हो ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि भाई आपने फोर्स लगाई, ये फ्लूइड दब गया, कंप्रेस हो गया, तो फिर आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ध्यान में रख लेना ये बात, ठीक है। लेकिन हम मान के चलेंगे ये कैसा है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, ये दब दुब नहीं सकता। जो मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा वो इक्वली हर डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। अब पढ़ो क्या कहता है। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ चेंज इन प्रेशर इज अप्लाइड टू एनी पॉइंट टू एनी स्टैटिक फ्लूइड, इट इज ट्रांसमिटेड परफेक्टली टू ऑल द पोर्शंस ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी वही सेम चीज अप्लाई हो रही होगी। अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, उसमें से एक एप्लीकेशन मैं आपके सामने लेकर आता हूं, फिर उसी को समझाऊंगा, उसी की बेस पे फिर सवाल कराऊंगा। सवाल को करने से ज्यादा कोशिश करना जो मैं बात समझा रहा हूं ना वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ताकि होगा ये कि हमें जो है ना वो पॉइंट समझ में आ जाएगा। ये जो ऊपर मैंने आपके सामने एक तस्वीर बनाई है, ये आपने अक्सर और बेशतर देखा होगा। ये जो हम लोग कार वॉश कराने जाते हैं, खासतौर पे लड़के लोगों ने तो लास्ट भी देखा होगा, कार वॉश कराने जाते हैं तो इस तरह से हमारी गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे उठी हुई होती है और वो नीचे से जो है वो उस पर पानी लगा रहा होता है, या ऑयल डीजल जो भी आपने लगवाना है वो लगा रहा होता है। अब आप नोट करो ये किस पे काम करता है, ये इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। अब देखो, थोड़ी देर के लिए इस एरो मैरो को भूल जाओ, ये क्या लगा हुआ है। ये आपको एक अदद फ्लूइड नजर आ रहा है। जी सर, हमें ये एक अदद फ्लूइड नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हमें ये फ्लूइड नजर आ रहा है, ठीक है सर। अब देखो यहां पे मैं इस पॉइंट पर जितनी फोर्स अप्लाई करूंगा, इस पॉइंट पे ये इतनी फोर्स इस तरह से अपवर्ड आएगी। जी सर, ऐसे ही होगा। यानी कि जो प्रेशर मैं इस वन पॉइंट पे अप्लाई करूंगा वही प्रेशर यहां पे आउटवर्ड पॉइंट पे आएगा। भाई यही तो पढ़ के आया ऊपर, पास्कल लॉ क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था कि भाई किसी भी पॉइंट पे आप जितना प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो इक्वली हर डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रांसमिट होता चला जाएगा। तो यही हो गया, P1 विल बी इक्वल टू
P2 एज पर पास्कल लॉ स्टैटिक फ्लूइड के अंदर। और फ्लूइड आपका स्टैटिक है भाई, अंदर डिस्को डांस तो नहीं कर रहा ना, स्टैटिक ही है ना, रुका हुआ है ना एक जगह पे फ्लूइड। फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही, वो तो फ्लूइड की मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी है मूव करना, फ्लूइड बजाते खुद तो मूव नहीं कर रहा ना, वो तो रुका हुआ ही है। जी सर ऐसा ही है। तो इसका मतलब P1 विल बी इक्वल टू P2। सही है, ठीक है सर। सर लेकिन वो तो चेंज इन प्रेशर की बात कर रहा था ना, तो भाई चेंज इन प्रेशर भी तो ऐसे ही आएगा। भाई इस पॉइंट पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो आपने प्रेशर अप्लाई किया, तो चेंज इन प्रेशर कैसे निकालोगे, अप्लाइड प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो वो वही बात हो जाएगी। तो ये मैं वैसे ही बता रहा था कि किसी के जहन में कोई सवाल आ रहा हो। तो P1 इक्वल P2 हो गया। P1 की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, F1 डिवाइडेड बाई A1। और P2 की जगह पे क्या आ जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई A2। अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश नहीं करो, बेकार है, इसको भाड़ में डालो। मैं तुम्हें आसान करके समझाता हूं, आसान करके समझो। देखो मान लो कि मैंने जो प्रेशर अप्लाई किया ना, वो हमारे पास था 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। ठीक है सर, इतनी बात तो समझते हो ना कि अगर मैं इस सेक्शन पे 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई करूंगा, तो इस सेक्शन पे भी ट्रांसमिट होके कितना आएगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। जी सर, इतनी बात तो समझ में आती है। अभी A1 A2 को भाड़ में डालो, क्या लिखा, ठीक है सर। इतनी बात हमें समझ में आ गई। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ये भी आपको नजर आ रहा है कि जो यहां A1 है, ये छोटा क्रॉस सेक्शन है, और जो A2 है ये बड़ा क्रॉस सेक्शन है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये मैंडेटरी है, वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ये क्यों मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप एक जितना एरिया रखोगे, तो फिर फोर्स भी एक जितनी लग रही होगी, जो कि आपका मसले का हल नहीं है। ठीक है, आपको फोर्स बढ़ाकर चाहिए, क्योंकि आपने इस पॉइंट पे कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना है। अभी समझते हैं बात को। मान लो कि आपके पास जो A1 एरिया है वो 1 मीटर का है। A1 एरिया कितना है, 1 मीटर का है, ठीक है सर। और A2 एरिया मान लो आपके पास 10 मीटर का है। भाई ये तो हमारे हाथ में है ना, कितना एरिया रखा जाए, यस सर हमारे हाथ में है। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बोला था समझिएगा, मैंने आपको कहा कि भाई हमने जो प्रेशर अप्लाई किया वो कितना है, वो है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर वेरी गुड। अब मुझे बताओ, मैंने F/A करके 10 का वैल्यू हासिल करना है। क्या करना है, F/A करके 10 का वैल्यू हासिल करना है। तो इसका मतलब मुझे यहां पे क्या लिखना है, 10 लिखना है। भाई 10 डिवाइडेड बाय 1 करूंगा तभी तो 10 होगा, नहीं होगा, नहीं समझ में आई, देखो। अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तभी तो 10 आंसर आएगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो क्या हो गया मेरे पास, यहां पे प्रेशर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है A2 एरिया जो है वो बड़ा एरिया है A1 के मुकाबले में। ठीक है, वो मैंने लिख दिया 10 का है। अब देखो मुझे इस पूरी चीज का आंसर भी क्या चाहिए, इस पूरी चीज का आंसर भी मुझे 10 चाहिए। सर आपको कैसे पता चला आपको इस पूरी चीज का आंसर 10 चाहिए। भाई पता है ऐसे चला कि प्रेशर तो एक जितना होगा ना, जितना प्रेशर 1 पॉइंट पे उतना प्रेशर 2 पॉइंट पे, और प्रेशर तो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब यही हो गया कि मुझे दूसरे वाले का भी आंसर क्या चाहिए, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चाहिए। अब डिनोमिनेटर में यहाँ 10 आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर में 10 तो नहीं आ सकता, समझ रहे। अगर न्यूमरेटर में मैं 10 लिखूंगा तो वो 10 से 10 तो वैसे ही कट जाएगा, आंसर तो 1 आ जाएगा। न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए, न्यूमरेटर में मुझे चाहिए 100। 100 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा, तो अब यहां पे क्या बचेगा, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखो हुआ क्या, हुआ क्या, ये बात समझो। हुआ ये मेरे भाई कि तुमने एक छोटे सेक्शन पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी, और बड़े सेक्शन पे आपको 100 न्यूटन की फोर्स आउटपुट पे मिल गई। 10 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई, 100 की फोर्स आपको आउटपुट पे मिल गई। ये वजह है कि आप यहां पे हैवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली लिफ्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट। आप हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या करते हो, छोटी फोर्स लगाते हो, और वो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग बड़ी फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होना है, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट कर लेते हो। मैं फिर समझाता हूं एक और मिसाल से, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, फिर से देख लो। देखो मैं इसी एग्जांपल को फिर समझा रहा हूं, आप देखो गौर से, आपको क्या ये बात नजर आ रही है, देखो फिर से रिवाइज कर रहा हूं। क्या ये बात नजर आ रही है, A1 इज लेस देन A2, जी सर नजर आ रही है। और ये लाजमी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो फोर्स दोनों तरफ बराबर हो जाएगी ना, तो फिर तो आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट का फायदा ही खत्म हो गया, भारी चीज कैसे लिफ्ट करोगे भाई। ठीक है, अच्छा देखो, अब मुझे पता है कि जो प्रेशर मैं 1 पॉइंट पे अप्लाई करूंगा वही प्रेशर 2 पॉइंट पे आएगा। भाई इस पॉइंट को मैं 1 कह रहा हूं, ये छोटे वाले क्रॉस सेक्शन को, और इस पॉइंट को मैं 2 कह रहा हूं। ठीक है सर, जो प्रेशर 1 पे अप्लाई करूंगा वही प्रेशर 2 पे आएगा। जी सर ऐसे ही होगा। अब भाई आपके पास P1 का वैल्यू क्या हो गया, F1 बटे में आ गया A1, ठीक है सर। P2 का वैल्यू क्या हो गया, F2 बटे में आ गया क्या भाई साहब, A2 आ गया, ठीक है सर। सही। अब मान लो मैंने कहा कि जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, जो मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं वो 20 है।
20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक बात तो आपको खूब अच्छे से समझ में आने चाहिए कि P1 भी 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P2 भी क्या होगा जनाब, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस पूरी चीज का जो आंसर है ना वो 20 आएगा। सिमिलरली यहां पे भी इस पूरी चीज का आंसर क्या आएगा भाई, 20 आएगा। ये कहने का मतलब है इस जुमले को। ठीक है सर। अब आपको ये चीज भी नजर आ रही है कि मैंने पहले का एरिया छोटा रखा है तो इसको मान लेते हैं मैंने 2 लिया हुआ है, और दूसरे का एरिया बड़ा रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं मैंने 20 लिया हुआ है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई हमें। ठीक है, अब मुझे दोनों का आंसर कितना चाहिए, 10 10 10 10 चाहिए। ठीक है सर। अब भाई मुझे, मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूंगी, मेरे पास सॉरी मुझे 20 चाहिए, यहाँ पे क्या रखूं, यहाँ पे मैं रख दूंगा 40। कैसे पता चल रहा है सर आपको ये? भाई सिंपल है ना, 40 को 2 से डिवाइड कर देख क्या आंसर आ रहा है, 20 आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। और यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं रखूंगा 400। क्या रखूंगा, 400। तब जाके मेरे पास 20 आंसर आएगा। अब देखो, आपने यहां पे 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी और वहां पे आउटपुट पे आपको 400 न्यूटन की फोर्स मिल रही है। ये है फायदा आपके पास किसका, हाइड्रोलिक लिफ्टिंग का, कि छोटी फोर्स लगा के विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स लॉ आप बड़ी फोर्स जनरेट कर रहे हो जो कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने का काम कर रही है। सही है। सिमिलरली कभी कभार एग्जामिनर यहां पे आपसे ना मैकेनिकल एडवांटेज भी पूछ लेता है, और जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आप कैसे निकालते हो, जो भी आपके पास आउटपुट पे फोर्स आ रही है F2, उसको आप डिवाइड कर देते हो किससे, F1 से। ठीक है, F2 कितना है आपके पास 400, जैसे इस मैं एग्जांपल के तौर पे निकाल के दिखा रहा हूं, 400 डिवाइडेड बाय 40, जीरो से जीरो मर गया, 4 1 और 4 10 गोया कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 10 है। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज क्या डिफाइन करता है समझना, मैकेनिकल एडवांटेज ये बताता है, मैकेनिकल एडवांटेज ये बताता है कि आपकी इनपुट फोर्स के मुकाबले में कितने गुना की, कितने टाइम्स की आउटपुट फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज 10 आया, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये एक नंबर है जो सिर्फ ये बताता है कि इनपुट के मुकाबले में आपका जो आउटपुट है वो कितने गुना तक हो जाएगा, या ये मशीन आपका काम कितना रिड्यूस कर रही है। यानी कि अगर आपने किसी चीज को उठाने के लिए 10 न्यूटन की फोर्स लगानी है तो आप इनपुट पे सिर्फ 1 न्यूटन की फोर्स लगाओ, ऐसी मशीन लो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 10 है, तो 10 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो चीज उठ जाएगी। आप लोगों ने अपने 9th के अंदर सिंपल मशीन्स का चैप्टर पढ़ा होगा ना, ये बिल्कुल बकरी बच्चों वाली बातें, छोटे छोटे बच्चे जो मासूम बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ के आते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, ये स्क्रू जैक, ये लिवर, और ये सब पढ़ के आए होगे आप लोग यकीनन, व्हील एंड एक्सेल। अब देखो बच्चे, अगला सवाल हमसे क्या पूछता है अगला सवाल हमसे कहता है, अ हाइड्रोलिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टेड सिलेंडर्स, सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी। ठीक है, सिलेंडर ए हैज अ पिस्टन विद अ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सिलेंडर बी हैज अ पिस्टन विद अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड टू सिलेंडर ए, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय सिलेंडर बी। ठीक है, अब देखो आपको सिलेंडर जो है उसकी शक्ल तो पता ही होगी, नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं यहाँ पे भाई। ये आपके पास जो सिलेंडर होता है ना मेरे भाई, वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बात। सर ये शक्ल क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी इस सवाल में इस्तेमाल करना है इसकी शक्ल के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ये भाई साहब हमारे पास होते हैं सिलेंडर की बुनियादी शक्ल। ठीक है, अब देखो आप इसके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, गौर से सुनना यहाँ पे बात को अच्छे से ना, सुनना समझना, जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे ना, जाहिर है आप फोर्स कहाँ पे अप्लाई करोगे, आप फोर्स यहाँ पे अप्लाई करोगे, ये जगह है फोर्स अप्लाई करने की, ऐसे इस जगह फोर्स अप्लाई होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, तो आप बोलोगे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, ये सर्कुलर एरिया है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। तो ये बात समझाने का मकसद था, इसलिए मैंने आपको सिलेंडर की डायग्राम यहाँ बना करके दिखा दी। ये आपके पास सर्कुलर एरिया जिसके ऊपर क्या लग रही है भाई साहब, फोर्स लग रही है। ठीक है, कहता है हाइड्रोलिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कनेक्टेड सिलेंडर्स, दो सिलेंडर्स है कनेक्ट हुए में, एक ए पॉइंट पर है, एक ए पॉइंट पर है, और एक कहां है जनाबे वाला आपके पास बी पॉइंट पर है। सिलेंडर ए हैज अ पिस्टन विद अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, सिलेंडर ए का पिस्टन है जिसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, रेडियस आपके पास आ गया तो रेडियस से एरिया कैलकुलेट करना तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नहीं। A1, ठीक है, विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई एज इट इज आ जाएगा। और आर कितना है जनाब, 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाती है, डिवाइड बाय 100 करके, यानी कि 10 की पावर 2। और ऊपर आपके पास क्या आ गया जनाब वाला, स्क्वायर। सही हो गया, सॉल्व कर लेंगे, क्या बन जाएगा, पाई मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर हो जाएगा जनाब 25,
10 पे भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, तो जनाब ये हो जाएगा 10⁻⁴। भाई 10⁻⁴ था, ऊपर जाकर 10⁻⁴ हो गया। ये हो गया जनाब इसका मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। ठीक है सर, बेहतरीन हो गया। आगे कहता है सिलेंडर बी का भी पिस्टन दिया हुआ है जो दूसरी साइड पर है, वो कितना दिया हुआ है भाई, 10 सेंटीमीटर है। भाई उसका भी एरिया निकाल ले यार। एरिया मैंने आपको बता दिया क्यों मैं ये पाई आर स्क्वायर लगा रहा हूं, तो ये हो गया पाई 10/100, और ऊपर आ गया जनाबे वाला क्या, स्क्वायर आ गया। भाई 0 से 0, बल्कि नहीं मारते अभी क्योंकि आगे कैंसिलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। मैंने खुद नहीं मारना, ठीक है। तो ये पाई हो गया, और मल्टीप्लाई में 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, नीचे 10 पावर 2 है, ये 100 इज बेसिकली 10 पावर 2, 10 पावर 2 का स्क्वायर है। तो ऊपर आ जाएगा तो 10⁻⁻⁴, और ऊपर ये क्या हो गया जनाब मीटर स्क्वायर हो गया साथ में। ठीक है, समझ में आता है, A1 A2 हो गया। फोर्स आपने अप्लाई कर दी 200 न्यूटन की ए साइड पे, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय सिलेंडर बी। अब देखो मैं आपको ये बात ऊपर मैंने डायग्राम बना के भी समझाई थी कि ये जो सिलेंडर बी है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। और समझ में आ रहा है, ये चीज मैंने आपको ऊपर ड्रॉ करके भी दिखाई थी ना, कि हम ए साइड को नीचे दबाएंगे तो बी साइड ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। तो ये वही बात उन्होंने पूछी हुई है आपसे, ठीक है। अब वही काम आपने करना है भाई, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ उन्होंने लिखा हुआ भी है, हमें लिखने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है भाई P1 विल बी इक्वल टू P2, जो प्रेशर ए साइड पे अप्लाई होगा वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा। तो आप बोलोगे भाई साहब F1 डिवाइडेड बाय A1 विल बी इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। कोई मुश्किल बात, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है सर। अब F1 आपके पास कितना है भाई, 200 न्यूटन आपके पास हो गया F1। A1 कितना है आपके पास भाई, पाई मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है सर। F2 कितना है भाई साहब, F2 आपके पास है निकालने वाला, ये तो हमें नहीं पता सर। ठीक है। और ये कितना है जनाब, ये हमारे पास है पाई मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। देखो भाई कुछ ना कुछ तो इसमें तुम्हें मरता हुआ नजर आ ही रहा है, इसलिए मैंने वहां पे उसको छेड़ा भी नहीं था 10 को। जो मर रहा है मार दो भाई। ये पाई से ये पाई मर गया है, ये 10⁻⁻⁴ से ये मर गया। ये 25 वन जा और ये 25 हो गया 4 जा, 4 यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। विच मींस जनाबे वाला F2 विल बी इक्वल टू 800। अब तो देखो तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमने क्या कुछ किया यहाँ पे। 800 न्यूटन हमारे पास आंसर है, यानी कि आप सिलेंडर ए पे 200 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और जवाब में सिलेंडर बी दूसरे साइड से 800 न्यूटन का आउटपुट दे रहा होगा। हुआ फायदा फिजिक्स का, नहीं हुआ बोलो। यहां तक की बात सबको समझ में आती है, हाँ या। अब देखो मेरे बच्चे, आप लोगों ने अक्सर व बेशतर ये चीज देखी होगी, बल्कि अक्सर व बेशतर क्या हमेशा ही देखा होगा कि आपके पास समंदर में जो बहरी जहाज होता है, शिप होता है, वो आपको तैरता हुआ नजर आ रहा होता है, ऐसे ही। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ताकत तो ऐसी है, जैसे मान लो ये अगर आपके पास एक कोई बहरी जहाज है समंदर में, तो कोई ताकत तो ऐसी है जो इसको समंदर के सरफेस पे फ्लोट करा रही है, ऐसे ही है। तो वो जो ताकत है ना, ये वैसे मैंने गलत बनाया है, बहरी जहाज ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो भी आपको ये टॉपिक पढ़ के भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो उसका कुछ पार्ट उसके अंदर होता है। तो बेसिकली जो ताकत है, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, डायग्राम में थोड़ी सी गलती है। यहां पे कोई ना कोई ताकत लग रही है जो इसको क्या कर रही है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में रख रही है, और अल्टीमेटली इसको फ्लोट करने पर या तैरने पर मजबूर कर रही है। ये जो ताकत लग रही है ना मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। कौन सी फोर्स कहते हैं, अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये अप थ्रस्ट फोर्स किस बला का नाम है। देखो अप थ्रस्ट फोर्स क्या होती है, आप जब भी कभी किसी फ्लूइड को डिस्प्लेस करते हो, तो जितना फ्लूइड अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है उसके वेट के बराबर फोर्स एक्ट करती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टॉप और बॉटम पे प्रेशर का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आसान कर लो, आप कभी घर में नोट करना, आपके घर में जो भी आपके पास वॉशिंग एरिया है, वहां पे जो बाल्टी रखी हुई है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, आप उस पानी की बाल्टी के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना, जैसे मान लो खाली पानी की बोतल है। खाली पानी की बोतल को आप जैसे ही छोड़ोगे ना, तो वो उस बाल्टी के सरफेस पे जो है ना, वो तैरना शुरू हो जाएगा। आप जबरदस्ती उसे अंदर ले जाने की कोशिश करना, तो आपको बकायदा फील होगा कि पानी आपके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। शायद आप में से कभी किसी ने यह तजुर्बा करके देखा भी हो। वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, जो आपकी वाटर बॉटल होती है ना, उस वाटर बॉटल के साथ आप करके देख लो। खाली जो पानी की बोतल होती है उसको आप डालो, वो उस पर तैर रही होगी। पतली सी प्लास्टिक की बोतल यार, वो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल होती है ना,
ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं। तो खाली, तो उसको आप डालोगे ना, वो ऊपर तैर रही होगी, आप जबरदस्ती उसे अंदर ले आने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा कि पानी क्या कर रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ये जो पानी अपवर्ड फोर्स लगाता है, जो किसी भी चीज को तैरने के लिए बनाएगी या जिस किसी चीज को तैरा सकेगी, फ्लोट करा सकेगी, वो आपके पास कहलाती क्या है, अप थ्रस्ट कहलाता है। ठीक हो गया, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट कौन लगाता है, फ्लूइड लगाता है। अच्छे से सुनते चलना, क्योंकि आगे चल के आपको कंफ्यूजन ना शुरू हो जाएगी। अप थ्रस्ट कौन है, कौन लगाता है, भाई फ्लूइड लगाता है। और किस पर लगाता है भाई, उस ऑब्जेक्ट पे लगाता है जिसको आपने जबरदस्ती फ्लूइड के अंदर घुसा दिया है। ठीक है सर, समझ में आ गई बात की। ये जो अपथरस फोर्स एक्ट कर रही होती है मेरा बेटा, इसका फॉर्मूला आपके पास ये मेंशन है, रो इंटू जी इंटू वी, रो इंटू जी इंटू वी। सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले जो हमें कह रहे थे, आपने कुछ और बात की थी। भाई वो यही बात है जो मैंने की थी। मैंने क्या बात की थी, मैंने कहा था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो अपथरस फोर्स लगती है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यही कहा था। यस सर, यही कहा था। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा सर, डिस्प्लेस से क्या मुराद होती है, पहले ये तो समझा दें, हमें तो डिस्प्लेस का ही मतलब नहीं पता, हम आगे आगे भागे जा रहे हैं। भाई पहले डिस्प्लेस का मतलब समझ लो, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है समझना जरा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं मैं ये, ठीक है। इसमें और भी लंबी की जा सकती है, मैं खुद नहीं कर रहा, परेशान नहीं होना, ठीक है। जितनी आपकी जरूरत है उसमें आपको सब पढ़ा दिया जाएगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लिक्विड से क्या मुराद होती है, जरा समझो यहां पे बात को, देखो। वरना इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब देखो, ये मान लो हमारे पास एक कोई कंटेनर है मेरे भाई, इस कंटेनर में ना क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे पानी या कोई भी फ्लूइड, मान लो पानी नेसेसरीली नहीं, कोई भी फ्लूइड आपके पास यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलिए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट ला करके डालता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, इस जगह पे आता है, ये एक ऑब्जेक्ट आया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास इसके खुद के मॉलिक्यूल्स होंगे नहीं होंगे, होंगे सर, बिल्कुल होंगे, होंगे ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात ऑलरेडी स्टेब्लिश कर ली थी कि ये जो लिक्विड होते हैं ना, ये नॉन कंप्रेसिबल है। मतलब रियल लाइफ में लिक्विड बहुत स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, लेकिन हम यहां पे तो पढ़ते हुए मानते हैं भाई ये कंप्रेसिबल ही नहीं है। अब जरा सोचना, समझना अच्छे से। जब मैंने इसको इसके अंदर डाला, तो यहां पे इससे पहले यकीनन लिक्विड रहा होगा भाई, जहां पे अभी ये स्फेयर मौजूद है, ये सॉलिड स्फेयर, तो भाई इससे पहले यहां पे लिक्विड था ना। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल आजू बाजू दाएं बाएं खिसके ना इसको जगह देने के लिए, इस फिनोमिना को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम इट्स पोजीशन। आपका फ्लूइड क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, आपका फ्लूइड अपनी जगह से दाएं बाएं हुआ। ठीक है, यहां पे हमने माना हुआ है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, आइडियल फ्लूइड भरा हुआ है। भाई फ्लूइड आगे पीछे हुआ ना, जब भी तो इस स्फीयर को जगह मिली। और आपको ये भी पता है कि इसका जो पानी का लेवल है वो थोड़ा राइज कर जाएगा, फ्लूइड थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो भाई उसकी वजह यही है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, अच्छा मैं किताब की तरतीब से भी थोड़ा हट के पढ़ा रहा हूँ। किताब में पहले आर्शिमेडिस प्रिंसिपल था, मैंने उसको साइड में कर दिया है, लोगों को पता नहीं किताब वालों ने पहले क्यों रखा हुआ है। पहले जब तक बच्चे को अपथरस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आर्शिमेडिस प्रिंसिपल में कैसे पढ़ा सकता हूँ। ये देखो, ये लिखा हुआ आर्शिमेडिस प्रिंसिपल, ये नीचे है आर्शिमेडिस प्रिंसिपल ना, ये इस जगह पे, अबे आजा नीचे, ये देखो, ये ये देखो, ये आर्शिमेडिस प्रिंसिपल है। तो इसमें अपथरस को इस्तेमाल करना, लेकिन पहले अपथरस समझ तो लो क्या होता है, फिर उसके बाद हम आएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, आर्शिमेडिस प्रिंसिपल भी हम पढ़ेंगे। खैर, हमने क्या बात की, हमने कहा कि भाई कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बकदर अब थ्रस्ट उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है सर, समझ आ गया। अब आगे चले जरा। इसका मतलब यह है, समझिएगा जरा इस बात को, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, और ये प्रैक्टिकल आप सब लोगों ने आज मुझे करके मैसेज करना है ग्रुप में कि सर हमने ये प्रैक्टिकल किया था। इसका मतलब यह है कि हम जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डालते जाएंगे, इसका मतलब उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट उतना बढ़ता जाएगा। मतलब समझना, भाई यही तो लिखा हुआ है, मास ऑफ द लिक्विड जितना डिस्प्लेस करोगे उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। अब सोचो, तुम्हारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, समझ लो ऐसा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के मैं, समझ लो इसके मैं आपको ना चार हिस्से, मतलब टुकड़े नहीं करता फिजिकली, इसको काटता पीटता नहीं हूं। इसके मैं ऐसे ही इसके ना चार सेक्शन कर देता हूं। मतलब ये आपके पास हो गया 1/4, ये आपके पास हो गया 2/4, ये आपके पास हो गया 3/4, और ये आपके पास हो गया फिर कंप्लीट यानी कि 4/4। ठीक है। अब जरा समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे भाई, अगर जो है वो तुमने शुरू में ऑब्जेक्ट को सिर्फ 1/4 सबमर्ज किया, सबमर्ज का मतलब होता है डुबा देना, आगे आपको टॉपिक में बार बार ये लफ्ज सुनने को मिलेगा। अगर आपने सिर्फ इतना डुबाया, इसको इतना डुबाया, तो भाई जो पानी का मास डिस्प्लेस होगा, मैं बार बार पानी कह रहा हूं, समझ लेना फ्लूइड की बात चल रही है, जो पानी का मास डिस्प्लेस होगा वो सिर्फ इतने हिस्से के बराबर होगा। तो इस पे अपथरस भी सिर्फ इतना ही लगेगा। सर ये बात तो आपने बजा फरमाई।
अगर मैंने इसको 2/4 डुबा दिया तो इसका मतलब अब की बार पानी जो डिस्प्लेस होगा वो भी 2/4 के हिसाब से होगा उसको जगह देने के लिए, तो अब थ्रस्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा। यस सर ऐसे ही है। और ये आपके पास 3/4 डुबा दिया तो और बढ़ जाएगा। यस सर ऐसे ही है। 4/4 डुबा दिया और बढ़ जाएगा। आपका सबमेरीन इसी प्रिंसिपल पे काम करता है भाई। सबमेरीन आपका इसी प्रिंसिपल पे तो काम करता है। सबमेरीन का अगर किसी को शौक हो तो प्रिंसिपल पढ़ना, ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा सबमेरीन के अंदर जो ब्लास्ट टैंक्स होते हैं वो किस काम के लिए होते हैं, वो कैसे उसे ऊपर लेके आते हैं, कैसे उसे नीचे लेके जाते हैं। मैं यहां पे अभी उसके ऊपर लंबी नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो ये हो गया। अच्छा सर ये क्वेश्चन कहां से आई रो जीवी वाली, अभी बताते हैं ना भाई। देखो आपके पास डेंसिटी का क्या होता है कॉन्सेप्ट, डेंसिटी होती है आपके पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम यही होती है। अच्छा अब ये क्या है, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, यहां आ गया वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, और यहां पे क्या आ गया आपके पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड। अगर मुझे मास ऑफ द लिक्विड की वैल्यू निकालनी है, वी को वहां फेंक के मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तो भैया आपके पास मास का फॉर्मूला क्या बन गया, मास का फॉर्मूला बन गया ना रो इंटू वी, बन गया सर। तो भाई रो इंटू वी की जगह लाके ये डाल दे तो क्या बन गया, रो वी जी बन गया भाई ये फॉर्मूला रो वी जी। यानी कि अब थ्रस्ट की वैल्यू क्या है, रो वी जी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। भाई ये समझ लेना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, बच्चे को ये बात आखिर तक समझ में नहीं आती। ये क्या है, ये है फ्लूइड का, भाई ये देखना कहां से निकाला है, यहां से निकाला है ना, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। भाई कितना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ आने वाले ऑब्जेक्ट को जगह देने के लिए, उसको आप कहते हो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जी क्या है, उस पॉइंट पे जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और ये रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। दो चीजों की डेंसिटी होती है, ध्यान में रखना। एक जिस चीज को डुबाया जा रहा है, भाई जो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहां पे स्फीयर को डुबाया था, सबमरीन डूब रही है, कोई और कोई लकड़ी का तख्ता डुबा रहा हूं, भाई कुछ भी डुबा रहा हूं, कोई जहाज समंदर का उसको थोड़ा सा अंदर कर रहा हूं, किसी भी चीज को मैं डुबा रहा हूं, जैसे प्लास्टिक की बोतल की मिसाल दी थी, किसी भी, तो यहां पे उसकी डेंसिटी नहीं आ रही। ये डेंसिटी किसकी है भाई साहब, ये डेंसिटी आपके पास फ्लूइड की है, ये सब जहन में रखना। ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस है, ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। अब थ्रस्ट के फॉर्मूले में डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ये मैं बार बार जो कह रहा हूं ना, ये आपको समझ में आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, जब आर्चिमेडेस प्रिंसिपल पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं इतनी इंफेसाइज क्यों कर रहा था कि आपको ये छोटी छोटी नोमेनक्लेचर इसका समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो यही बात यहाँ इन्होंने सारी लिखी हुई है। इक्वेशन ऑफ थ्रस्ट, सर ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, भाई वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, उसको बाहर में डालो। ठीक है, फिलहाल हमें उससे कोई कंसर्न टकेगा भी नहीं है। ठीक है आगे आ जाओ। एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट या इसको हम बोयेंट फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोयेंट फोर्स। बोयेंसी फिनोमिना है जिसको अभी थोड़ी देर में हमने पढ़ना है, तो उसको हम तभी बात कर लेंगे, अभी फिलहाल जाने दो। बोयेंट फोर्स, ठीक है। रो क्या है आपके पास, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर ये अपवर्ड क्यों लिखा हुआ है, छोड़ दो इसको, क्यों रखा हुआ है, इसको यहां से काट दो, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक हो गया। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, और आगे एक चीज मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, डिस्प्लेस्ड। क्या ऐड कर रहा हूं यहां पे मैं, डिस्प्लेस्ड। ठीक हो गया सर, कि भाई वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड कितना डिस्प्लेस हुआ है। इफ द ऑब्जेक्ट हैज सेम डेंसिटी एज ऑफ द लिक्विड। अब इन्होंने ये जो बात की है अभी आपको थोड़ी सी देर में समझ में आएगी, जब मैं आपको बोयेंसी के पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसको फिलहाल जो है ना मैं मार्क कर देता हूं कि ये पार्ट मैंने अब तक नहीं पढ़ा है, लेकिन लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और इससे थ्योरेटिकल एमसीक्यू बन सकता है कि भाई अगर ऐसा हो तो बताओ क्या होगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा या फ्लोट करेगा, तो इसलिए मैंने लिखा है। अभी पढ़ाता हूं थोड़ी देर में। ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा, अब थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। ठीक है सर, अब थ्रस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। अब थ्रस्ट में हमें फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या था भाई, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। जितना आप फ्लूइड को डिस्प्लेस करोगे उसके वेट के बकदर एक फोर्स, बुओयेंट फोर्स, अब थ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लिया, मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसको खोल लिया तो रो वीजी आ गया, रो ऑफ द फ्लूइड। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय जी हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे चल लेते हैं अब जल्दी से हम। अच्छा अब इसको भी छोड़ दो, अभी ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है, इसको भाड़ में जाने दो। आ जाओ आर्चिमेडिस प्रिंसिपल के ऊपर। अब हमारे पास ये है पढ़ने वाली चीज, देन वील गो वापस अपवर्ड और फिर उसको पढ़ेंगे। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल जो है वो क्या है, ये आप पढ़ लेना, ये एक अच्छी कहानी लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, जो मैंने डिटेल लेक्चर सीरीज कराई थी उसका मैंने इसका एक सवाल भी सॉल्व कराया था। ठीक है, ये बेसिकली ये जो आर्चिमेडिस था, इसके एक फिजिसिस्ट था, इसको जो है वो एक बादशाह था जिसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अजीब सा नाम है, पता नहीं ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसने जो है ना वो इसको टास्क दिया था कि ये जो मेरा क्राउन बना हुआ है ना, ये जो मेरा क्राउन है, ये क्राउन प्योर गोल्ड का है या नहीं है। भाई उस जमाने के अंदर भी लोग डंडी मारा करते थे, तो इसको ये टास्क मिला था, उसने किसी ज्वेलर को दिया होगा, अपना बादशाह ने अपना वो
वो बनाने के लिए जो ताज होता है बादशाह का, तो उसने गोल्ड से बनाया होगा कहीं, या उसने कहा होगा मैंने गोल्ड से बनाया, बादशाह को कहीं शक हो गया होगा। ठीक है, फारिग तो होते थे बादशाह भी उस जमाने में, काम धंधा था नहीं। ठीक है, फिजिक्स इजाद नहीं हुई थी ना इतनी, देखो कितना पुराना, 287 212 बीसी की बात चल रही है। तो फारिग लोग थे, उन्होंने बोला ताज बनाओ, बना दिया उन्होंने। अब उन्होंने आर्शिमेडिस को टास्क दिया कि भाई ये जरा पता तो करो कि ये एक्चुअल में है भी या नहीं है। तो जो आर्शिमेडिस ने ये काम किया था ना, वो इसकी वजह से किया था। मैं अगर टाइम मिला तो मैं बता भी दूंगा उसने काम कैसे किया था। तो उसकी बेस पे इसने ये प्रिंसिपल निकाला था। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है। अब ये कहते हैं इट स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स इनटू द लिक्विड, इमर्स का मतलब होता है आप पानी के अंदर लेके जाते हो या लिक्विड में लेके जाते हो, इट एक्सपीरियंसेस अपवर्ड थ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपवर्ड फोर्स, अब आपको ये सब चीज समझ में आनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, मोर फ्लूइड दैट इज डिस्प्लेस्ड द ग्रेटर द अप थ्रस्ट। यही मैंने पढ़ाया था, जितना ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा अप थ्रस्ट, क्योंकि अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, अप थ्रस्ट का फॉर्मूला है मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो भाई तू जितना ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उसका मास उतना बढ़ गया, उतना वेट ज्यादा हो गया, अप थ्रस्ट उतना ज्यादा हो गया। जितना फ्लूइड का डेंसिटी ज्यादा होगा उतना ज्यादा अप थ्रस्ट है, सही है, क्योंकि मास के फॉर्मूले में अगेन डेंसिटी आ जाता है। कैसे सर? भाई रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी, एम विल बी इक्वल टू रो इनटू वी। इट शुड बी क्लियर फ्रॉम द अबव दैट अ फ्लोटिंग बॉडी विल डिस्प्लेस इट। अब ये वाली कहानी समझने के लिए आ जाओ इस जगह पे, अब ये आ जाओ इस जगह पे। ठीक है, यहां पे मैं उसी को कॉपी करके बना देता हूं, एक मिनट दो, जरा इसको कॉपी करके ले आते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, अब इसको समझने के लिए हम यहां पे आते हैं, और जनाब अब समझते हैं कि ये हमारे पास ना मजीद बातचीत क्या हो रही है, फिर हम वापस ऊपर चले जाएंगे। देखो, अब देखो जनाब, ये वही ऊपर से कहानी आ रही थी। ठीक है सर, सही है सर, समझ में आ गई हमें बात। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये जो स्फेयर है जिसको मैंने इस फ्लूइड में डाला हुआ है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज लग रही होंगी, जरा बताओ तो सही भाई साहब मुझे। अब बोलोगे सर बहुत आसान है यार, क्या मुश्किल है ये तो, सिंपल सिंपल सी दो फोर्सेज लग रही हैं सर, सिंपल सी दो फोर्सेज है सर। कौन कौन सी दो फोर्सेज है बोलते जरा बता तो दे भाई, कौन सी दो फोर्सेज है, हमें नहीं पता चल रही है दो फोर्सेज कौन सी है। अब बोलोगे सर देखें दो फोर्सेज कौन सी हैं, अब भाई बताते हैं। देखें सर, एक फोर्स जो कि नीचे की तरफ लग रही है ना, वो क्या है, गौर से सुनना, इस ऑब्जेक्ट का वेट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे सारी जिंदगी इसी में फंसे रहोगे, किसकी डेंसिटी किसके फॉर्मूले में डालनी है। बच्चा यही मस्ती करता है, समझता नहीं है, फिर डेंसिटी एक की दूसरे में रखता है, दूसरे की पहले में रख देता है, आंसर तबाह हो जाता है। समझना अच्छे से भाई, दो फोर्सेस कौन सी लग रही हैं, भाई आप बचपन से पढ़ते आए हो ना, ये जो कंटेनर है वो जाहिर है कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड में ही रखा हुआ है, तो वेट तो होगा ना। और ऊपर कौन सी लग रही है, अपथरस की फोर्स लग रही है, अभी पढ़ के आए थे अपथरस सर, दो लग रही है। ठीक है सर, दो लग रही है फोर्स। अपथरस का फॉर्मूला क्या था, रो जी वी, रो एल इंटू जी इंटू वी एल, यही पढ़ाया था ना भाई, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जी और वी एल। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय जी। यहां पे एक चीज समझ लेना, आपने ऑब्जेक्ट को गौर से सुनना ये बात, और मुझे चैट में फिर ओपन करता हूं बताना कि ये बात हजम हुई है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पूरा लिया जाएगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट को 1/4 डालो अंदर, 2/4 डालो, 3/4 डालो या पूरा डाल दो। क्यों सर? अबे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इसलिए पूरा लिया जाएगा क्योंकि वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिपेंडेंसी इस पर है ही नहीं कि तुमने कितना जो है ना वो उसको लिक्विड में घुसाया है। भाई मेरा पूरा वजन ही एक्ट करेगा ना, मैं अगर सिर्फ अपनी टांगे पानी में लटका के बैठूंगा तब भी मेरा वेट तो, भाई अर्थ तो मेरे ऊपर पूरे मास के बकदर फोर्स लगा रही है ना। अर्थ को इससे क्या कंसर्न कि मैंने पानी में अपनी टांगे डाली हैं, पाँव डाला है, या पूरा आधा पानी में उतर गया हूं, या मैं पूरा पानी के अंदर चला गया हूं, अर्थ को इससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पूरा आता है, ये जहन में रख लेना खूब अच्छे से। बच्चा क्या करता है, ऊपर का कॉन्सेप्ट यहां चिपका देता है, नहीं कोई भाई नहीं चिपकाना आपने। अप थ्रस्ट के अंदर, क्योंकि आर्शिमेडिस प्रिंसिपल या अप थ्रस्ट लगता ही उस वेट ऑफ द फ्लूइड के बकदर है कि जितना मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ होगा। अभी यहां पे मास ऑफ द फ्लूइड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अब ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के अंदर, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगा रहा है सेंटर की तरफ बुलाने के लिए, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा आप पूरा लोगे। सही हो गया, ये हो गया। अब यहां पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, देखो हमने अभी पढ़ा था ना डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो यहां पे रो ओ और वी ओ, एम ओ, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए ओ कर रहा हूं, यहां से अगर मैं एम ओ का वैल्यू निकालूं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा रो ओ मल्टीप्लाई बाय वी ओ, यही बनेगा। इसका मतलब यहां पे देखो ये क्या बन गया, रो ओ इंटू जी इंटू वी ओ, ये बन गया, ठीक है बन गया। अब ये रो ओ क्या है,
जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ये पूरी डाउनवर्ड वाली फोर्स है। अब बच्चा ना इन दोनों में कंफ्यूज होता रहता है, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। भाई ये क्या है, अब थ्रस्ट के लिए आई है, ये क्या है। और मैंने इसीलिए यहाँ पे ना, इन्होंने यहाँ पे सिग्मा और रो यूज किया हुआ, मैंने सिग्मा और रो यूज नहीं किया ताकि आपको समझा सकूं। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट भी तो किसी मटेरियल से मिलकर बना होगा, उसकी डेंसिटी की बात चल रही है, ठीक है। जी और वी नॉट। बोलो यहां तक पहले मुझे बता दो कि अच्छे से सबको सारी बात समझ में आई है, फिर हम आगे की बहस पे चलते हैं। बोलो सबको सारी बात यहां तक समझ में आई है, कोई मुश्किल मुश्किल बात तो नहीं पढ़ ली अभी तक हमने। अब देखो इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक हो गया। अब देखो, अब होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता कब है। सर तैरने से क्या मुराद है भाई, फ्लोट करती हुई आपको बॉडी नजर आती है, नहीं आती है, आती है। भाई मछली आपको फ्लोट करती हुई नजर आती है ना पानी में, ठीक है, आती है। सर इसका मतलब क्या है, या सबमेरीन आपको नजर आती है, मान लो यहाँ कहीं पे कोई सबमेरीन है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मछली है, कोई भी चीज है भाई, जो आपको पानी के अंदर, ये पानी के अंदर है अभी, ठीक है, ये पानी के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है। अगर आपको ये तैरता हुआ नजर आ रहा है तो इसका एक ही मतलब है, और वो एक ही मतलब पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, क्या मतलब है भाई, वो एक मतलब ये है मेरे भाई, कि देखो वो एक ही मतलब क्या है, वो एक ही मतलब ये है कि इसके ऊपर जितना अपथ्रस्ट लग रहा है उतना ही इसका वेट है, ये मतलब है इसका, सिंपल। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे कब रहता है, बेसिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे तब रहता है जब जब क्या होता है, जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जो अपथ्रस्ट है जब वो वेट के बराबर हो जाएगा, और अपथ्रस्ट क्या था आपके पास, रो एल इंटू वी एल मल्टीप्लाई बाय जी। और ये क्या था आपके पास, रो नॉट मल्टीप्लाई बाय वी नॉट मल्टीप्लाई बाय जी, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, और रो नॉट क्या है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब देखो यही बात है, it should be clear from above that a floating body will displace its own weight of the fluid such that there is no vertical resultant force on the body. Therefore, if a sphere of material density, अब देखो इन्होंने यहाँ पे इसको जो है ना, मटेरियल की डेंसिटी को रो कहा हुआ है, हमने उसे क्या कहा हुआ है, रो नॉट कहा हुआ है। विद रेडियस आर इज फुली इमर्ज इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी, इसको इन्होंने सिग्मा कहा हुआ है, हमने इसको क्या कहा हुआ है, हमने इसको रो एल कहा हुआ है, ठीक है। तो अपेरेंट वेट, अब अपेरेंट वेट का कॉन्सेप्ट क्या है, अपेरेंट वेट क्या है, जब भी आप किसी चीज को पानी के अंदर डालते हो तो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है अभी नजर आ जाएगा। भाई मान ले आपके पास यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था, उसका वजन था 10 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट होता क्या है, हमने एलिवेटर वाले केसेस पढ़े थे। वेट से मुराद होती है भाई साहब वो ताकत जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, भाई वही है ना, वही ताकत है। अब मान लो आपने ये जो स्फेयर बना हुआ है ना, इस स्फेयर का बाहर वजन था 10 न्यूटन, ठीक है। अभी 10 न्यूटन तो इसका अभी भी है, लेकिन मान लो इसके ऊपर 5 न्यूटन की अपथरस फोर्स भी एक्ट करना शुरू हो गई, या पांच नहीं, पांच से कंफ्यूज होते रहोगे, 4 न्यूटन कर लो ताकि समझाना आसान हो जाए। मान लो इसके ऊपर 4 न्यूटन की फोर्स एक्ट करना शुरू हो गई इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, तो देख लो। नेट सर डाउनवर्ड क्यों होगी भाई, क्योंकि नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाली फोर्स क्या है, कम है। तो जो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी कर रही है, 6 न्यूटन कर रही है। ये कहलाएगा आपके पास अपेरेंट वेट। तो कभी कभार एग्जामिनर ऐसे आपको अपेरेंट वेट निकालने के लिए भी दे देते हैं। अपेरेंट वेट क्या होता है, एक्चुअल वेट माइनस द अपथ्रस्ट, ठीक हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। तो ये आपके पास था अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट क्या है, जाहिरी तौर पे नजर आने वाला वेट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है तो उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, या किसी भी फ्लूइड के अंदर है तो उसका अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा जनाबे वाला, कम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब यहां से एग्जामिनर सवाल क्या क्या पूछता है, फॉर्मूले पूछेगा, आपसे ये पूछेगा अपेरेंट वेट की डेफिनेशन, आपको बता देगा अपथ्रस इतना है, रियल वेट इतना है, अपेरेंट वेट कैलकुलेट करके बता दो, बस इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछेगा भाई। परेशान नहीं हो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब जो हम यहाँ पे छोड़ के आ गए थे ना, ये पहले ये वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये जो इन लिक्विड्स लिखा हुआ है ना, ये आपके पास सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑफ बोयंसी हैं। बोयंसी मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन कहलाते हैं ये, कि कोई भी चीज डूबती कब है, जो भी आपको मैं उर्दू जबान में समझा रहा था वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है, जो अभी भी समझा के आया हूं भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी रिवाइज करता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फ्लूइड में लेके जाते हो, दो फोर्सेज एक्ट करती हैं, अपवर्ड होती है भाई साहब, एक डाउनवर्ड होती है, खत्म। डाउनवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है तो वो डूब जाएगा, अपवर्ड वाली फोर्स ज्यादा है तो वो तैरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर आएगा और ऊपर आने के बाद तैरना शुरू हो जाएगा। पहले मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बार समझा दूं, और फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब जरा समझो, देखो समझो, अगर मैंने, ये मान लो मेरे पास जो है ना एक कोई, ये मान लो मेरे पास एक कोई आ, कोई भी एक वो है, ठीक है, फ्लूइड है। यहां पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा डुबो दिया, डुबो दिया पूरा, सही।
अभी आपको पता है भाई इस पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं, ठीक है, कौन कौन सी दो फोर्सेस हैं? एक अपथ्रस्ट है, अब समझते जाना अच्छे तरीके से जरा, ठीक हो गया, खूब अच्छे से समझना ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील आ जाए। दो फोर्सेस इस पे एक्ट करती हैं, ठीक है भाई, एक अपवर्ड वाली है और एक क्या है, डाउनवर्ड वाली है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट खुद का डाउनवर्ड है, और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड और अपथ्रस्ट अपवर्ड है, ठीक है। ये जो वेट है ना, ये कांस्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, वेट तब्दील नहीं हो सकता, वेट तब्दील नहीं हो सकता, क्यों? वेट बराबर है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ, वेट कब तब्दील होगा? अगर आपके पास कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाए, जो कि अभी नहीं है यहां पे। अब थ्रस्ट जो है ना, ये आपके पास वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। सर कैसे? भाई अब थ्रस्ट क्या बताया था? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। खुद सोचो, जब आपके पास, जब सुनना, जब आपके पास ऑब्जेक्ट आधा सबमर्ज हुआ हुआ है तो उसने सिर्फ उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस किया जो उसके आधे के हिसाब से था, तो उस पर सिर्फ उतना ही अपथ्रस्ट लगेगा। अगर पूरा डिस्प्लेस कर दिया तो पूरा लगेगा, समझे? यानी कि ये वेरिएबल है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ठीक है सर। अब देखो, जब मैंने पूरे के पूरा इसको डुबा दिया, जब डुबा दिया मैंने इसको, तो अब क्या हो रहा है? जब भाई साहब मैंने इसको डुबा दिया, तो अब सूरत हाल ये है, या तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा या वेट ज्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे, यही तीन पॉसिबिलिटीज है ना भाई, या तो अपथ्रस्ट ज्यादा है, या वेट ज्यादा है, समझना खूब अच्छे से, या दोनों बराबर है। पहले आसान वाली कंडीशन कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर है, तो जिस पॉइंट पर दोनों बराबर हो गए, सुनना गौर से, जिस पॉइंट पर दोनों बराबर हो गए, उस पॉइंट पर वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा और तैरता रहेगा। जिस पॉइंट पर बराबर हो गए उस पॉइंट पर वो रुक जाएगा और वो तैरता रहेगा। तो समझ आ गया? अगर इस पॉइंट पर ये बराबर हो गए अब थ्रस्ट और वेट, तो भाई ये ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट पर तैरता रहेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, नीचे और ऊपर ले जाने वाली फोर्सेस ही खत्म है। अच्छा सर, अच्छा सर, आगे चलें जरा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को पूरा डुबा दिया, ये बात समझना, अगर आपने ऑब्जेक्ट को पूरा डुबा दिया, यहां लिख भी देता हूं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को पूरा डुबा दिया, आपने ऑब्जेक्ट को जनाब पूरा डुबा दिया, तो भाई ये बात कितने लोगों को समझ में आती है कि अब थ्रस्ट अब मैक्सिमम एक्ट कर रहा है? ये बात कितने लोगों को समझ में आती है, बोलो। जब आपने ऑब्जेक्ट को आधा डुबाया था तो अब थ्रस्ट कम था, क्योंकि मास ऑफ द लिक्विड कम डिस्प्लेस हुआ था। आपने जब पूरा डुबा दिया तो अब थ्रस्ट मैक्सिमम हो गया। बोलो भाई, ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? जब आपने ऑब्जेक्ट को पूरा सबमर्ज किया हुआ है, पूरा इमर्स किया हुआ है फ्लूइड में, तो अब अभी अब थ्रस्ट मैक्सिमम है। ये बात समझ आती है? क्योंकि पूरा डुबा दिया ना, अब इससे ज्यादा तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा डिस्प्लेस, ठीक है? अब समझना, आपने ऑब्जेक्ट को पूरा डुबा दिया। एक केस हम पढ़ चुके, पहला केस मैंने क्या पढ़ाया था? पहला केस पढ़ाया था कि जनाब अगर अपथ्रस्ट और वेट बराबर है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा मेरे भाई? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, सही है, और जिस पॉइंट पे बराबर होगा वहीं फ्लोट करेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है, आपने पूरा डुबा दिया और वेट आपके पास मैक्सिमम अब थ्रस्ट से भी ज्यादा आ रहा है। इस केस में ऑब्जेक्ट विल गो ऑल द वे डाउन, ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, सिंक कर जाए, ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, सिंक करना शुरू हो जाए। क्यों? भाई नीचे वाली फोर्स ज्यादा है, और अब थ्रस्ट पूरा डुबाने पर मैक्सिमम हो, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट आपका सिंक कर जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आती है, और ये तीसरी कंडीशन मजेदार है, यही प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को डिफाइन करती है। वो क्या है? वो ये है कि आपके पास मैक्सिमम अप थ्रस्ट ज्यादा है वेट के मुकाबले में। क्या मतलब सर? आपने ऑब्जेक्ट को पूरा डुबाया, और पूरा डुबाने पर जो ऊपर वाली फोर्स है ना वो ज्यादा है, और जो वेट है इसका वो क्या है? कम है। सर अब क्या होगा? भाई बेसिक मैकेनिक्स, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। कहां जाएगा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। भाई इस पे अनबैलेंस फोर्स लग रही है ना। अनबैलेंस फोर्स क्या होती है? अनबैलेंस फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स माइनस वीक फोर्स, तो आपको नजर आ रही है स्ट्रॉन्ग फोर्स यहां पे कौन सी है? अप थ्रस्ट है, जो कि अभी ऊपर की तरफ मैक्सिमम है, और वेट डाउनवर्ड है, तो अभी इसके ऊपर ऊपर एक मैक्सिमम फोर्स लग रही है, तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर जाएगा। सर ऊपर जाएगा तो क्या पानी से बाहर आ जाएगा? बिल्कुल पानी से बाहर आ जाएगा। अब सोचो जरा, समझो, मैं यहां पे आपके सामने तीन केसेस बनाता हूं, अगर आप ये समझ लेते हो तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये तीन केसेस है, देखो गौर से, देखो समझो। एक तो मैं इस अजियत से तंग हूं, देखो। अब देखो यहां पे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, ये पूरा का पूरा यहां पे आपको सबमर्ज नजर आएगा, ये पूरा सबमर्ज है। ये यहां पे देखो थोड़ा सा सबमर्ज है, सेम ऑब्जेक्ट है,
मेरे बनाने में ऊपर नीचे हो भी जाए तब भी समझ लेना कि ये सेम ऑब्जेक्ट है। ये समझ लो 3/4 इसका सबमर्ज है, ठीक है। और इसका मान लो सिर्फ 1/4 सबमर्ज है, यहां लिख भी देता हूं मैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, ये पार्ट इनका सबमर्ज है। सबमर्ज मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ, ये पार्ट इसका सबमर्ज है, ठीक है। ये समझ लेना ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन याद ना करने पड़े भाई, समझ में आ जाए। याद करने को तो मैं बोल देता, वो ऊपर ही लिखा हुआ है भाई, रट्टा मार ले जाके। ये आपका है फुली सबमर्ज्ड, फुली सबमर्ज्ड। ये आपका है पार्शियल सबमर्ज, और पार्शियल सबमर्ज में मार लेते हैं ये 3/4 सबमर्ज्ड है। यानी कि अगर इसके आप टोटल 4 हिस्से करोगे तो 4 में से 3 हिस्से पानी में, एक हिस्सा बाहर है। और ये मान लो आपका 1/4 सबमर्ज्ड है। एक सेम ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सिमिलर ऑब्जेक्ट है, सही सही। अब देखो मेरे प्यारे भाई, आपके पास अब थ्रस का क्या फॉर्मूला है? अब थ्रस का फॉर्मूला तुम क्या पढ़ के आए? अब थ्रस का फॉर्मूला पढ़ा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। बार बार कह रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऐसे ही पढ़ा। यही पढ़ा है ना भाई, यही पढ़ा है आपने, यही पढ़ा है। अब देखो इन तीनों केसेस के लिए जब आप देखते हो तो इन तीनों केसेस के लिए मेरे प्यारे भाई आपको जो चीज नजर आती है वो आपको ये नजर आ रही है अच्छे तरीके से कि इन तीनों केसेस के अंदर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एक बराबर है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है अब थ्रस्ट पे भाई। तीनों को एक ही जगह डाला हुआ है तो एक बराबर है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक बराबर है सर, एक बराबर है, अच्छा। लेकिन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस जो है वो अलग अलग है। यहां पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है मैक्सिमम, इसलिए मैं कह रहा था जब आप पानी को पूरा डुबाते हो तो उस वक्त अब थ्रस्ट मैक्सिमम होता है। अब शायद समझ में आ गया हो। यहां पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है इंटरमीडिएट, यानी कि के दरमियान में है, 3/4 है क्योंकि। और यहां पे वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड है मिनिमम। इसका मतलब इस वाले केस में जो अपथ्रस एक्ट कर रही है वो इन तीनों केसेस के अंदर मिनिमम है, ठीक है। अब जरा समझना यहां पे, अब हम जो तीसरा केस पढ़ रहे थे ना, इसको देखो मैं समझा रहा हूं। तीसरा केस क्या था कि आपने पानी को पूरा, पानी में किसी ऑब्जेक्ट को पूरा डिबोया और ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स ज्यादा है तो भाई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। कब तक ऊपर जाएगा? जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट पानी से बाहर आना शुरू होगा तो ऊपर लगने वाली फोर्स कम होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त आएगा जब अप थ्रस्ट कम होते होते वेट के बराबर हो जाएगा, और जहां वो वेट के बराबर हो गया बस वहीं पे वो रुक जाएगा और वहीं पे वो फ्लोट करना शुरू करेगा। यही वजह है कि जो समुद्री जहाज होता है ना, वो पूरा डूबा हुआ नहीं वो पूरा ऊपर नहीं होता। जो मैं कह रहा था कि यहां मैंने गलत बनाया ना, वो उसकी रीजन यही थी। वो मेरे जहन में ये बात थी जो मैं बता रहा था। ये थोड़ा सा अंदर होता है, ये थोड़ा सा अंदर होता है। ये कितना अंदर होता है? अब आप टॉपिक पढ़ चुके हो, अब आपको समझ में आना चाहिए ये कितना अंदर होता है। भाई ये इतना अंदर होता है कि जितना इसने वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस किया होता है उसके हिसाब से जो अपथ्रस्ट बनती है, यानी कि अपथ्रस्ट क्या है? VL मल्टीप्लाई बाय G मल्टीप्लाई बाय रो एल। ये जो अपथ्रस्ट बनती है ये इस शिप के वेट को बैलेंस कर पा रहा होता है, इतना ही अंदर होता है। बाकी का ये क्या होता है? बाकी का ये बाहर होता है। यही बात देखो यहां पे इन्होंने पूरी लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। ये देखो यहां पे आ जाओ, ये if the weight of the submerged object is greater than the buoyant force the object sinks। अगर वेट ज्यादा है सबमर्ज ऑब्जेक्ट से तो वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। if the object weight of the object is equal to the buoyant force acting upward on the submerged it remains at any level in the fluid like a fish, मछली की तरह तैरता रहेगा। if the buoyant force is greater than the weight of the object which is completely submerged it rises to the surface and floats, ठीक है। For example, a ship that is launched to the sea sinks to the ocean until the weight of the liquid it displaces is just equal to its own weight. As the ship is loaded, it sinks deeper, displacing more water. So the magnitude of force continuously matches the weight of the ship. It and its cargo. बोलो भाई, कितने लोगों को ये समझ में आ गया? देखो रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारना तो बहुत आसान है यार, रट्टा नहीं मारना। समझ में कितने लोगों को आ गया यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया? अब देखो ये जो हरा डब्बा है ना, इस हरे डब्बे में क्या कुछ लिखा हुआ है इसको समझ लेते हैं। कहते हैं इफ द ऑब्जेक्ट हैज सेम डेंसिटी एज ऑफ लिक्विड देन इट विल स्टे नाइदर सिंकिंग नॉर फ्लोटिंग जस्ट एज द लिक्विड नियर बाय बैंक्स इज स्टिल बट इफ द ऑब्जेक्ट इज डेंसर देन द लिक्विड। अच्छा ये मैं आपको यही बना के समझा देता हूँ, ऐसे मुश्किल होगी समझने में, ठीक है। डम 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 डम, इसको हम क्या करें, यहीं पे बना लें, यहीं पे बना लें। चलो ये मान लो मेरे पास ना एक कोई कंटेनर है, ठीक है सर। एक कोई कंटेनर है भाई, आ गया कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया जनाब, इस कंटेनर के अंदर हमने यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है जनाब। सही है सर, समझ आता है, कोई टेंशन ही नहीं है।
कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर भाई दो फोर्सेज लग रही हैं, कौन कौन सी दो फोर्सेज भाई? वही दो फोर्सेज जो पढ़ के आए, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, वही दो फोर्सेज यहाँ पे आ गई। ठीक है सर, बना दें जल्दी से। ये आ गई, दो फोर्सेज आ गई। सही है। एक फोर्स इसके ऊपर है जनाबे वाला, जो कि आपके पास है अप थ्रस्ट। एक फोर्स है जनाबे वाला विच इज वेट। ठीक है सर, यहां तक भी हमें समझ में आता है। आगे चलिए। अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है? रो एल मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय वी एल। अच्छा। और जनाब वेट का फॉर्मूला क्या है जनाब? रो ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय वी ओ। अब देखो यहां पे अगर आप नोट करो, अभी क्या आपका ऑब्जेक्ट आपको पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है? जी सर नजर आ रहा है। जब नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये जो आपका वी एल है और ये जो आपका वी नॉट है ये बराबर हो जाएगा। ये कैसे कहा सर आपने? वी एल क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वी नॉट क्या है? वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट पूरा फ्लूइड के अंदर घुस गया, खुद सोचो, जब ऑब्जेक्ट पूरा फ्लूइड के अंदर दाखिल हो गया मेरे भाई, तो अल्टीमेटली 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 इसका मतलब उसने उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा ना भाई। ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर क्यूब का था तो उसको 1 मीटर क्यूब का ही लिक्विड डिस्प्लेस करना है, तब जाके उसे जगह मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है। तो वीएल और वी नॉट तो बराबर हो गया। यस सर हो गया। इसका मतलब अब जो अपथ्रस्ट और वेट में फर्क करेगी चीज वो ये है। वो क्या है? वो ये है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। भाई खुद सोचो, भाई जी तो ऑलरेडी बराबर है दोनों जगह, एक ही जगह पे है ना दोनों, तो जो जी लिक्विड के लिए वही जी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो जाएगा। ठीक है सर। और वी एल और वी नॉट बराबर है पूरे पूरे ऑब्जेक्ट के डूबने के केस में। हाँ, अगर पूरा ऑब्जेक्ट डूबा नहीं होता फिर अलग बहस थी, अभी तो पूरा डूब गया। पूरा पूरा है ना, सबमर्ज हुआ हुआ है, पूरा डूबा हुआ है। ठीक है सर। अब क्या है? अब पीएल और पी नॉट का फड्डा है। अच्छा भाई सर आगे चलें। अब सिंपल है भाई, देख, अगर ऑब्जेक्ट जो है अगर ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे आ जाएगा। भाई ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा हो जाएगा, अब थ्रस्ट कम पड़ जाएगा बेचारा। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, इसका मतलब अब थ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। समझ आ रहा है? यही लिखा हुआ है इन्होंने। अगर दोनों बराबर है तो यू और डब्ल्यू बराबर फ्लोट करता रहेगा। इफ द ऑब्जेक्ट हैज सेम डेंसिटी एज ऑफ लिक्विड देन इट विल स्टे नाइदर सिंकिंग नॉट फ्लोटिंग। सही है सर, समझ में आ गया। ठीक है, आगे। But if the object is denser, then same volume will weigh more and it will sink because the upthrust will not be enough to support it. If the object has less density, the upthrust will make it float up to the surface. अगर उसकी डेंसिटी कम है तो अपथ्रस्ट जो है वो इसे कहां ले आएगा? ऊपर ले आएगा सरफेस पे, और वो करना शुरू हो जाएगा। आपने वो जो तुर्की के अंदर हॉट एयर बलून्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। हॉट एयर बलून्स देखें, वो हॉट एयर बलून्स राइज करते हैं, ऊपर जाते हैं, उसमें यही तो कॉन्सेप्ट होता है। सेम कॉन्सेप्ट है। सेम कॉन्सेप्ट क्या है? वो हॉट एयर बलून है और सराउंडिंग में सारा एयर मौजूद है इस फ्लूइड। अब एयर की अपनी डेंसिटी है, हॉट एयर बलून के अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर कम है, उसकी अपनी डेंसिटी है, तो उसे हम गर्म करते हैं, उसकी डेंसिटी कम होती है तो एयर उसे ऊपर लेके जाती है। फिर जब आप उसके बर्नर्स को हटाते हो या कम करते हो उसे, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो ठंडी हवा की डेंसिटी जो है वो क्या होना शुरू हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। हॉट एयर बलून आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाता है। तो हॉट एयर बलून भी इसी प्रिंसिपल पे ऊपर जाता है और नीचे आता है। बोलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया? तो हम आगे चलें सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है और वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन पढ़ने के लिए। वो टॉपिक क्या कहता है हमसे? टॉपिक ये कहता है, टॉपिक को तो पहले छोड़ो, पहले हम ना इस डायग्राम को देखते हैं, इससे हम सरफेस टेंशन समझेंगे। ये जो डायग्राम नीचे बनी हुई है, ये वाली, ये डायग्राम, ठीक है? इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। अब इसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से आपके पास ना ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है? आप इस वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल को देखो, ये जिसकी बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है? इस वाले लिक्विड के मॉलिक्यूल को देखो, आपको नजर आ रहा है ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है इसके ऊपर हर तरफ से ना फोर्स अप्लाई की जा रही है। ऐसे ही है, ऊपर से भी फोर्स लग रही है, सीधे हाथ से भी लग रही है, नॉर्थ ईस्ट में भी लग रही है, ऐसे नीचे की तरफ भी लग रही है, हर तरफ से इसके ऊपर खिंचाव लग रहा है। ठीक है सर, समझ आ गया? अब आप अब आप क्या करो, अब आप ना एक मॉलिक्यूल देखो ऊपर वाला, इस वाले मॉलिक्यूल की चलो बात करते हैं, ठीक है? जैसे हम इसकी बात करते हैं। अब आप जब देखते हो इस वाले मॉलिक्यूल को, देखोगे अगर आप गौर से, तो इस मॉलिक्यूल पे दाएं बाएं तो फोर्स लग रही है, ठीक है? ऐसे नीचे भी फोर्स लग रही होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में भी लग रही होगी, ऐसे इस डायरेक्शन में भी लग रही होगी। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपके पास कहाँ के हैं? ये मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं सरफेस के। कहाँ के? सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब उनसे ऊपर तो कोई और मॉलिक्यूल नहीं है।
तो कोई और तो फोर्स नहीं लगा रहा। कोई और फोर्स नहीं लगा रहा। सिमिलरली यहां पे इसके बराबर में ये जो है, इसके ऊपर भी यहां इधर फोर्स लग रही होगी, इधर फोर्स लग रही होगी, इधर फोर्स लग रही होगी, ऐसे ही इसके ऊपर भी इधर फोर्स लग रही होगी, इधर फोर्स लग रही होगी, और इधर से फोर्स लग रही होगी। लेकिन ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही। तो ये जो ऊपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। कैसे सर? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन क्या होता है भाई? ऐसे समझ लो आपके पास ना कोई एक रबड़ की शीट है, उसको आपने किसी चीज पे रख के नीचे की तरफ से खींचा हुआ है, तो ऊपर उसका एक ना झल्ली सी स्ट्रेच टाइप हो जाएगी। तो वो जो आपके पास चीज बनती है ना, उस फिनोमेना को हम कहते हैं स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हो प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन, कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास एक टेंशन होती है। टेंशन फोर्स के मायने के अंदर है। ठीक हो गया? ये आपके पास है। ठीक है। अब अगर आप ऊपर से टॉप व्यू देखते हो इनका, तो आपको ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे इस तरीके से फोर्स एग्जर्ट करते नजर आ रहे होंगे। क्या मतलब? कैसे सर? समझाते। आप टॉप से देख रहे हो स्पीकर को, ठीक है सर? ठीक है सर, देख रहे हो आप टॉप से। और मैंने यहाँ पे दरमियान में ऐसे करके एक लकीर मार दी, ठीक है? ऐसे करके एक लकीर, ठीक है, ये मार दी समझाने के लिए, ठीक है? अब देखो हो रहा क्या है। हो रहा ये है कि जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, समझो, जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो इधर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, मतलब सारे ये एक दूसरे पे कर रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। ये दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इसके ऊपर ऐसे इसको अपनी तरफ बुलाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और वो जो ब्लू वाले हैं, वो इनको अपनी तरफ बुलाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना, सरफेस के मॉलिक्यूल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा सर, ये नीचे वाले भी तो कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं सरफेस टेंशन कहते? भाई इसलिए कि वो तो फोर्स, नेट इफेक्ट उसका खत्म हो गया ना। अरे भाई, ऊपर नेट इफेक्ट बच रहा क्यों है? ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर नेट इफेक्ट बच रहा इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। सही है? तो सरफेस के मॉलिक्यूल जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इसको आप कहते हो सरफेस टेंशन, इस फिनोमेना को। द फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये पूरी लेंथ है, मान लो इसके जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, इसकी लेंथ को हमने कह दिया एल के बराबर है। ये जो भी ये था ना, इसको आपने कह दिया कितना है भाई? एल के बराबर। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है? ये हो गया आपके पास एल के बराबर। ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस एट रेस्ट। आपने ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, जो मैंने अभी समझाने के लिए ड्रॉ की थी। दिस वॉज एन इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके पास क्या है? ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस। सर ये क्या बात की? ये तो समझ में ही नहीं आई। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये क्या है अभी समझाते हैं। भाई ये मान ले, ये तुम्हारे पास है सरफेस, ठीक है? अब इसमें ये, अब इसी चीज को हम दोबारा देख रहे हैं। ये रेड वाला मॉलिक्यूल, यस सर सही है। ये हो गया ब्लू वाला मॉलिक्यूल। कौन किस पे फोर्स लगा रहा है? भाई मैंने अभी यही समझाया ना कि रेड वाला मॉलिक्यूल, ब्लू, भाई ब्लू भी रेड पे लगा रहा होगा, लेकिन समझाना तो किसी एक से ही है ना। भाई ये देख, ये इस पे फोर्स लग रही है, ये लग रही है फोर्स, ये आ रही ऐसे। भाई ऐसे ही लगाएगा ना रेड वाला मॉलिक्यूल, जब ब्लू वाले को अपनी तरफ घसीटेगा, खींचेगा, तो भाई ऐसे ही लगेगी फोर्स, हाँ या ना? तो ये तुम्हें सरफेस के साथ इसका डायरेक्शन कैसा नजर आ रहा है? टेंजेंट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? अरे भाई नजर आ रहा है ना टेंजेंट। ये आपके पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है, नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन है। यहीं पे देखो मैंने बना के भी, ड्रॉ करके भी दिखाया। परपेंडिकुलर टू द लाइन है, नजर आ रहा है? यस सर, ये देखो, ये भी सारे के सारे परपेंडिकुलर टू द लाइन है। ठीक है सर, ये हो गया। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन एल। सरफेस टेंशन को कभी एस से शो करते हैं, कभी टी से शो करते हैं। एफ अपॉन एल हो गया। यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर, ठीक है? जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो ये डाइन पर सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गई यहां तक की बात? आगे चलिए। इसकी डायमेंशन भी माजी में निकालने के लिए आई हुई है, तो इसकी डायमेंशन भी देख लो भाई। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? M L T - 2 होती है जनाब। और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? L होती है। और ये डिवाइड हो रहा है, ओहो हो, ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है? डिवाइड, एल ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास ML² T - 2। ठीक है सर। इट इज द एबिलिटी ऑफ द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड टू एक्ट लाइक अ थिन फ्लेक्सिबल फिल्म। ठीक है, तभी आप जब निडल वगैरह को रखते हो सरफेस के ऊपर, तो वो फ्लोट करती है, वो डूबती नहीं है। सिमिलरली आपने देखा होगा, जो ऊपर से बारिश के कतरे गिर रहे होते हैं, वो अपने आप को ना बिल्कुल मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की शक्ल में ले आते हैं, स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, ताकि वो मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकें। ठीक है, इसलिए होता है ये काम भी। ये वो वाली बात लिखी हुई है सारी, और यही उन्होंने नीचे पूरी कहानी बताई हुई है जो मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये वाली जो है ना, ये
ये पूरी कहानी इसको छोड़ दो, ये क्या लिखा हुआ है इसको जाने दो, ठीक है। सिमिलरली इसको जाने दो, ये क्या लिखा हुआ है ये हमारे मतलब का नहीं है। ये इन्होंने यहां तक जो है ना पूरा हमारे मतलब का नहीं है ये, ठीक है। आप नीचे जो है ना वो इसका जो फिनोमेना पढ़ाया हुआ है ना वो अभी पढ़ाया है, वो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? लिखा हुआ है द एक्जिस्टेंस एंड बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी वेरीफाइड बाय द प्रॉपर्टीज। सपोज एन इमेजिनरी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एज शोन, द मॉलिक्यूल लाइंग ऑन द सरफेस आर बिहेविंग एज ए टग ऑफ वॉर, यानी कि दोनों एक दूसरे पर रस्साकशी कर रहे हैं। वन साइड मॉलिक्यूल्स पुल टू द अदर साइड मॉलिक्यूल टू देयर साइड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द सरफेस एरिया, है द सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज। उन्होंने डिफाइन कर दिया आगे वो पूरी जो बात लिखी हुई थी, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन drawn on the liquid surface at rest, the direction of force is tangential to the surface and perpendicular to the line। तो ये मेरा बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका? सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट था। यहां तक मुझे बता दो कि सबको सारी चीज क्लियर है। अभी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, अभी फ्लूइड डायनेमिक्स का पूरा पार्ट बाकी है। बर्नौलीज प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी इक्वेशन, स्ट्रोक थ्योरम, स्टोक्स लॉ, वो सब अभी हमने पढ़ना है, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह। बोलो यहां तक क्लियर है सब?